आप सभी। आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और वो आपका है बेटा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप सभी को पता भी होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। बेटा एक्सोथर्मिक, देखो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, एक्सो का मतलब क्या होता है, रिलीज होना, ठीक है। तो बेटा थर्मिक हम टेम्परेचर से लेके चलते हैं, अभी हम हीट से लेके चलेंगे। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रही हो, हीट रिलीज हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन सभी को पता है अच्छे से। एग्जांपल्स देखो कौन कौन से होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि जो हीट है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इवॉल्व, ठीक है। अब देखो बेटे इसमें एग्जांपल जो है, हम मोस्टली जितनी भी कंबशन रिएक्शन लेते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, कंबशन एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, हीट रिलीज होती है। अब कंबशन में जैसे मैं आपसे कहूँ कि कार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो जब बर्न होगा तो ये क्या रिलीज करेगा, CO2, देन हीट भी रिलीज होगी। तो आप ये जो प्लस हीट लिख रहे हो, इसका मतलब ये हीट क्या हो गई है, रिलीज हो गई है। अब ये एज अ प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडो का मतलब आपको ध्यान रखना है क्या है, एंडो का मतलब इन, अंदर की साइड। इसका मतलब इसमें जो हीट होती है वो क्या होती है बेटा, गेन होती है या फिर हम कहें एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब हो रही, इसमें बेटा रिलीज होगी और इसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इसमें मैंने आपको बता दिया कंबशन की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, एक्सोथर्मिक। बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होती है तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है NO, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है बेटा, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें और इसमें अगर हम देखते हैं तो कंबशन ही है, ठीक है। मैंने अभी आपसे बोला था ना, कंबशन रिएक्शन सारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक। बट उसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है ये वाला, जो कि क्या है, एंडोथर्मिक। अगर मैं कार्बन की रिएक्शन कहती हूँ सल्फर के साथ है, अगर ऑक्सीजन के साथ है तो वो एक्सो, सल्फर के साथ रहेगी तो आपके पास क्या बनेगा, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक। अब बेटा एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो आप यहाँ पर हीट लिखते हो, इसका मतलब वो क्या है, एज अ रिएक्टेंट है, तो हम यहाँ पर माइनस हीट लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ माइनस हीट लिख दो या फिर आप यहाँ प्लस हीट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो एक्सो और एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस है उसमें आपको ध्यान रखना है, हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। अब इन्हीं रिएक्शन में बेटा हम बात करेंगे किसकी, डेल्टा H। ये क्या है, एंथैल्पी चेंज है, ठीक है। आप देखो क्योंकि एंथैल्पी चेंज है, इसका सेकंड नेम क्या होता है, हीट कंटेंट, और हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा इस केस में एक्सोथर्मिक में आपके पास ये तो है रिएक्टेंट और ये बेटा क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। आप देखो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो हीट क्या हो गई, रिलीज हो गई। इसका मतलब जो एंथैल्पी थी किसकी, रिएक्टेंट की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, या हम कहें हीट जो है वो किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट के कंपेयर में। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि HR इज ग्रेटर देन HP। H is heat contain या enthalpy of the reactant और enthalpy of the product। तो जो डेल्टा H होता है कंप्लीट रिएक्शन के लिए वो क्या होगा, enthalpy of reactant product माइनस enthalpy of reactant। जब बेटा रिएक्टेंट की ज्यादा होगी प्रोडक्ट के कंपेयर में तो जो डेल्टा H की वैल्यू है वो किस में आएगी, नेगेटिव के अंदर। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन
रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है उसकी हीट ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है, तो जो पूरी रिएक्शन है उसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो किसमें आएगी, नेगेटिव के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बहुत सिंपल भी है बेटा, देखो ये हमारा पूरा सिस्टम है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों चीजें, और इस सिस्टम में से हीट क्या हो गई है, रिलीज हो रही है। इसका मतलब सिस्टम की हीट क्या हो गई, कम हो गई, तो नेगेटिव। ठीक है, सिंपल है। अब इसकी बात करें हम, तो इसमें बेटा हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब एब्जॉर्ब होगी तो देखो रिएक्टेंट जो होगा, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है ना। तो इस केस में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है वो रिएक्टेंट के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। और हमें पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, HP माइनस HR। ये ज्यादा है तो बेटा डेल्टा एच किस में आएगा, पॉजिटिव के अंदर। और बहुत सिंपल सा भी है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, पूरे सिस्टम में हीट क्या हो रही है, बढ़ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो इंक्रीज होना, दैट मीन्स किस में आएगी, पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मिस्टेक नहीं करनी है। एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना। इसमें रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच नेगेटिव में, इसमें एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा एच पॉजिटिव में। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ना हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच कभी पॉजिटिव आ रही है कभी नेगेटिव आ रही है। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी कुछ ना कुछ हीट होगी। तो हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या हम क्या बोल सकते हैं, हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन, या हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो आप। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब है क्या बेटा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंथैल्पी क्या होती है, चेंज होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स देखेंगे हम, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होती है। तो इसमें हम लिखेंगे हीट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसी को आप क्या बोलोगे बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जो ये हीट चेंज हो रही है वही क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट चेंज का मतलब हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किसमें इवॉल्व हो रही है, किसमें एब्जॉर्ब हो रही है, सारी चीज। तो फर्स्ट हम टाइप देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन कौन सी। फर्स्ट आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्टेंट कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज। ठीक है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है तब उसकी जो एंथैल्पी चेंज होगी वो क्या होगी बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कार्बन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CO2। तो देखो ऑक्सीजन दिख गया, इसका मतलब ये क्या है, कंबशन है। और कंबशन में हमेशा डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव के अंदर, क्योंकि कंबशन में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अब ये नहीं कह सकते कि फॉर्मेशन में हमेशा एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव में ही आएगी। ठीक है, नहीं तो बेटा हम यहाँ लिख सकते थे कि जो हीट जो है या एंथैल्पी जो है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हीट की टर्म ले रहे हो, ये ध्यान रखना। अगर मैंने आपसे बोल दिया कार्बन प्लस H2 क्या हो रहा है, CH2, तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होती है तो हमेशा एनर्जी क्या होती है, आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन भी तो हो रही है, नया मॉलिक्यूल बन रहा है, तो डेल्टा एच किस में आएगा, पॉजिटिव के अंदर। तो नेगेटिव भी आ
भी आ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, कंबशन अगर होता है तो हमेशा क्या होगा आपके पास, नेगेटिव डेल्टा एच। ठीक है, इसी से बेटा जो एंथैल्पी है सेकंड वो क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, देखो बेटा इसमें क्या होता है, हीट चेंज, या आप हीट की टर्म ही लिखो वरना कंफ्यूज रहोगे, हीट ही रखो। ठीक है, हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, बेटा कंबशन का मतलब क्या हो रहा है, बर्न होना, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया सेम। अब देखो बेटे कार्बन की जगह हम और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, हाइड्रो जो कार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे कि CH4 है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो CH4 का भी अगर आप कंबशन करते हो तो क्या रिलीज होगी, CO2। एंड देखो बेटा हाइड्रोजन है तो साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, H2। तो इसके लिए जो डेल्टा H है वो किस में आएगी, नेगेटिव में। कंबशन में हमेशा ध्यान रखना है नेगेटिव में ही रहेगी। जैसे मैंने C2H6 ले लिया, ये भी हाइड्रोकार्बन है, इसका भी क्या हो रहा है, कंप्लीटली बर्न हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जब होगा तो इसमें भी CO2 रिलीज होगी एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जब बेटा आप इस टाइप की रिएक्शन लिख रहे हो तो ओनली इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रिएक्शन लिख दी बस, इनको बैलेंस भी करना होता है साथ साथ। तो हम दोनों रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चलेंगे। डेल्टा एच किस में है बेटा, नेगेटिव में। अब देखो कार्बन 1 यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हमें 4 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ऑक्सीजन इधर 4 हो गए, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम एज इट इज। यहाँ देखो कार्बन 2 है तो 2 CO2 लिखना है आपको, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ऑक्सीजन देखोगे 4 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, कितनी हो गई, 7। तो यहाँ क्या कर दोगे, 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है क्या, बैलेंस। तो ये थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत इजी है। इसमें सिर्फ हीट चेंज हो रही है, कौन सा सब्सटेंस क्या कर रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, उसके बेस पे। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं, बहुत इजी है ये वाला टॉपिक। थर्ड देखते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखो बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि एसिड क्या हो रहा है, बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ 1 मोल नहीं ग्राम, ठीक है 1 ग्राम, क्योंकि 1 मोल हम मोस्टली गैसेस के लिए लेते हैं, हमने जितने भी डिस्कस किए गैसेस फॉर्म के लिए। 1 ग्राम ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज विद बेस। ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जो ये हीट चेंज हुई है वो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ध्यान रखना है। एसिड जैसे कि HCl है, ठीक है, बेस NaOH। आपको अच्छे से पता है बेटा, किसी कोई भी जिसके पेट में पेन होना स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या, एसिड बन रहा है। और आपको पता है स्टमक की जो वॉल होती है वो HCl सिक्रेट करती है। ठीक है, अब वहां पर खाना नहीं है, ज्यादा अमाउंट में एसिड है,
तो उस केस में क्या होता है, एसिडिटी होने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं, वो क्या है बेस, उसमें बेस प्रेजेंट है NaOH, वो क्या कर देता है इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो क्या बनेगा बेटा, देखो NaCN, ये होता है सॉल्ट, ठीक है, जो कि न्यूट्रल हो गया, और साथ में क्या रिलीज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। जब बेटा न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है उसमें हमेशा क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो आपको पता है जब हीट रिलीज होगी तो डेल्टा एच किस में आएगा, नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए एंथैल्पी ध्यान रखनी है। अगर ये याद नहीं रहता है आपको कि इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो आप चेंज लिख देना खाली। और अगर आपको एक्यूरेट याद है कि बेटा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आप यहाँ पर हीट इवॉल्व भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो सीधा ऑप्शन ये आप चेंज लिखो, क्योंकि हीट चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। फोर्थ हम देखते हैं एंथैल्पी ऑफ, आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, एटम्स में सेपरेट आउट हो रहा है, ठीक है, डिसोशिएट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमाइजेशन। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या मॉलिक्यूल, अभी आप मॉलिक्यूल लिख दो, ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, सब्सटेंस भी लिख सकते हो। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएट इनटू गैसियस एटम्स, ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे मैंने बोला H2 है, फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया, H2 क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो H2 में देखो बेटा ऐसे बॉन्ड था, इस बॉन्ड को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। और जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि एनर्जी जब हम इसको देंगे, जब ये सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, तभी बॉन्ड क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एटमाइजेशन में पॉजिटिव आएगा, न्यूट्रलाइजेशन में नेगेटिव आएगा, ठीक है, जैसे कंबशन में हमेशा नेगेटिव आता है, सेम ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एटमाइजेशन में गैसियस एटम्स बन गए हैं 2, और ये सेपरेट आउट कब होंगे, जब हम इसको हीट देंगे, ये हीट को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, तभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लियर है। ऐसे ही आपको और एग्जांपल्स लेने हो, जैसे कि लिथियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हमें मॉलिक्यूल एक ही 2 एटम कंबाइंड हो चुके हैं, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो उसमें भी क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्लियर है। तो ये था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बेटा ऐसे ही मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, अगर आपके पास आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस या फिर आता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, तो बहुत सिंपल है, देखो नेम से पता चल रहा होगा। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, सिंपल है, आयोनाइजेशन मतलब किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, आयंस में। तो हम क्या लिखेंगे, एंथैल्पी या फिर हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसोशिएट इनटू आयंस। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था डिसोशिएट इनटू गैसियस एटम, अब एटम की जगह हम क्या लिख देंगे, आयंस, ठीक है, या तो ये आता है या फिर फॉर्मेशन ऑफ आयंस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस का भी मतलब क्या होगा कि आयंस में ब्रेकडाउन होना। तो जैसे मैंने सीधा एग्जांपल दूं, HCl है, ये डिसोशिएट हो गया H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पर बेटे देखो आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो एंथैल्पी किस में आएगी, पॉजिटिव के, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस में आयंस के अंदर ब्रेक डाउन होता है। अगर बेटा यही मैंने बोल दिया होता एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन,
तो हाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपसे बोल दिया लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है ना, इसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी की तो फॉर्म है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसी टाइप से बहुत सारे आते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि अभी हमने सिंपल देख लिया, लेकिन ऐसे भी होते हैं जिसमें बेटा फेज क्या है, ट्रांसफर हो रही है या चेंज हो रही है। फेज मतलब स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। तो जब वो चेंज होता है तब एंथैल्पी भी क्या होती है, चेंज होती है या हीट चेंज होती है। तो अभी हम एंथैल्पी डिस्कस करेंगे किसके लिए, फेज ट्रांसफर के लिए या ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इसी में ये आता है बेटा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो वो क्या होगी, जब हीट चेंज होगी तो उसी हीट को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें सभी में डेफिनेशन वो ही आनी है, थोड़ा सा चेंजमेंट आता है बस। स्टार्टिंग में तो वो लिखोगे एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो वो की वो चीज है, बस इसमें आपको थोड़े बहुत एग्जांपल ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें फेज ट्रांसफर के लिए। उसमें बेटा आपको जो एंथैल्पी चेंज है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स की, वो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया एंथैल्पी चेंज नहीं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पर बेटा हम एंथैल्पी डिस्कस कर रहे हैं जब फेज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। तो इसमें क्या होगा बेटा, आपको पता है फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड के अंदर। तो बेटा इसमें डेफिनेशन क्या लिखोगे आप ये लिखोगे हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड या 1 ग्राम ऑफ, क्योंकि आप सॉलिड लेते हो तो 1 मोल तो लोगे नहीं, ग्राम में ही लोगे, तो 1 ग्राम ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है हीट चेंज कब, जब सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड के अंदर। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैंने डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दी। जैसे ही मैंने बोला कि H2O है वो सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड के अंदर। तो बेटा सॉलिड से वो लिक्विड में कब चेंज होगा, जब आप उसको क्या करोगे, टेम्परेचर दोगे। इसका मतलब ये हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सिंपल सा है, आइस क्यूब है, आइस क्यूब को आप लिक्विड के अंदर चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, तो जल्दी आपको मेल्ट करना है तो आप टेम्परेचर दोगे या रूम टेम्परेचर पर रखोगे, फ्रीज में से निकाल के रखोगे तभी वो मेल्ट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो डेल्टा जो H है वो किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव के अंदर, ध्यान रखना है। अगर मैंने आपसे बोल दिया क्या कि आपको लिक्विड को अगेन सॉलिड में चेंज करना है, तो जब हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे तो जो आपकी हीट चेंज होगी वो क्या होगी बेटा, एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, या फिर फ्रीजिंग, यही बोलते हो आप। तो इसमें क्या हो रही है बेटा, हीट चेंज तो हो रही है, लेकिन वो हीट चेंज कब होगी, जब बेटा लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड के अंदर। क्लियर है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि H2O लिक्विड था, उसको किस में चेंज किया, सॉलिड के अंदर। तो आप क्या करते हो, फ्रीज आउट करते हो, उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, अपने में से हीट को कम करेगा, तभी ये क्या करेगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब डेल्टा H जो है वो किस में आएगा, नेगेटिव के अंदर। ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैंने आपसे कहा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो इसका मतलब डेल्टा इज पॉजिटिव। एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग
तो इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे स्टेप। अभी तो देखो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, अब लिक्विड किस में चेंज होता है? वेपर्स में। और जब लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। और जब उसमें हीट चेंज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आती है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में हीट चेंज होगी कब बेटा? जब लिक्विड किसमें चेंज होगा? वेपर्स के अंदर, या फिर हम कहें गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक है, सिंपल है, वेपर्स और गैसियस स्टेट सेम। तो देखो बेटा, इसमें मैंने कहा कि H2O था पहले लिक्विड फॉर्म में, फिर वो किस में चेंज हुआ? वेपर्स के अंदर या गैसियस स्टेट में चेंज हुआ। कब चेंज हुआ? जब आप वाटर को क्या करते हो? बॉयल करते हो। बॉयल करोगे तो हीट उसको चाहिए, रिक्वायर्ड है ना बेटा वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए। इसका मतलब उसने हीट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया है। तो इसका मतलब डेल्टा एच क्या हो गया है? पॉजिटिव। क्लियर? अगर हमें गैस को लिक्विड के अंदर चेंज करना है, तो गैस जब लिक्विड में चेंज होती है तो बेटा देखो हम क्या करते हैं? वाटर को बॉयल करते हैं, तो एक हम ओपनली करते हैं, एक हम उसको ढक के करते हैं। अगर हम ढक के करेंगे तो जो वेपर्स है उस ढक्कन पे कलेक्ट हो जाते हैं, और अगर फिर हम उसे ठंडा होने दें तो वो जो वेपर्स बनी थी वो वापस क्या हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो वेपर्स जब लिक्विड में चेंज होती है ठंडा करने पे, तो वो प्रोसेस क्या है बेटा? कंडेंसेशन। तो उसमें जो हीट चेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन में बेटा क्या हो रही है? हीट चेंज हो रही है। कब हो रही है? जब कोई भी गैसियस फॉर्म किसमें चेंज हो? लिक्विड फॉर्म के अंदर। इसका मतलब वो कंडेंस हो रहा है, ठंडा हो रहा है। और जब ठंडा हो रहा है तो बेटा उसने क्या किया? अपने में से हीट को रिलीज किया है, और जब हीट रिलीज होगी तो वो क्या होगी? डेल्टा एच आपके पास नेगेटिव के अंदर। ठीक है, यहाँ डेल्टा एच आएगा नेगेटिव में। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक दूसरे के अपोजिट है ये। डेल्टा एच भी चेंज हो रहा है, स्टेट भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि सॉलिड को हमने डायरेक्ट किस में चेंज किया? वेपर्स के अंदर। या वेपर्स को डायरेक्ट हमने किस में चेंज किया? सॉलिड के अंदर। तो आप रिएक्शंस पढ़ते हो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता क्या है? सिंपल है ना, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्टिंग इनटू गैसियस। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में क्या होता है? हीट चेंज होगी। हीट चेंज होती है कब? जब सॉलिड डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाए? गैस के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सॉलिड है आपके पास फॉर्म, और इसको आपको डायरेक्ट वेपर्स में चेंज करना है, तो आप क्या करते हो? इसको हीट करोगे, हाइयर अमाउंट में एनर्जी दोगे, हीट दोगे। तो इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि इसने क्या किया है? हीट को एब्जॉर्ब किया है, देन उसमें कन्वर्ट हुआ है गैसियस में। आपको ध्यान रखना है सब्लिमेशन में ये क्या हो रहा है? गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आ रही। क्लियर? तो ये था फेज ट्रांजिशन। अगर मैं आपसे पूछूं गैसेस को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट करना है, तो वो नेगेटिव में आ जाएगी डेल्टा एच, और डायरेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डी सब्लिमेशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो क्या है? ये हमने अभी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए। अब इस एंथैल्पी के बेस पे या हीट के बेस पे बेटा एक लॉ आया था जो कि हैश साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको हम बोलते हैं हैश लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो चाहे सिंगल स्टेप में हो रही हो चाहे डिफरेंट स्टेप्स में हो रही हो, उन दोनों ही केसेस में
जो हीट रहेगी, जो एंथैल्पी रहेगी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में heat will be constant either reaction will be completed in single step और डिफरेंट स्टेप्स, या फिर हम कहें मल्टीपल, डिफरेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल स्टेप। ठीक है, चाहे सिंगल स्टेप में वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही हो, प्रोसीड हो रही हो, चाहे मल्टीपल स्टेप में हो रही हो, उसमें क्या रहेगा, जो हीट है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि ए है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ई के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो हीट है कुछ ना कुछ होगी, एंथैल्पी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी बेटा। अब मैंने कहा कि ए जो है वो पहले किस में कन्वर्ट हो, बी में, देन बी किस में, सी में, फिर डी में, फिर ई में। तो ये तो था सिंगल स्टेप। इसमें देखो कितने स्टेप आ गए, तो इसकी हीट होगी कुछ ना कुछ, इसकी भी होगी Q2, इसकी Q3, इसकी Q4, चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे जो टोटल हीट है इसको हम Q से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। मल्टीपल स्टेप के लिए आपके पास हीट आई है Q, और A जब E में कन्वर्ट हो रहा है तो सिंगल स्टेप में हमने क्या कहा है, डेल्टा H है सपोज। ठीक है, तो हम हैश लॉ क्या कहता है कि डेल्टा H किसके इक्वल होगा बेटा, Q के इक्वल होगा। चाहे वो सिंगल स्टेप में हो रही हो, चाहे वो मल्टीपल स्टेप में हो रही हो, जो हीट होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन की हीट जो चेंज होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, ऐसा उसने क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला कि जो बेटा ये हीट होती है, या हम कहें जो एंथैल्पी होती है, वो क्या होती है बेटा, स्टेट फंक्शन। किस पर डिपेंड करेगी, स्टेट पर, ना कि पाथ पर। और यहाँ हम क्या शो कर रहे हैं, पाथ शो कर रहे हैं। तो बेटा चाहे वो सिंगल स्टेप हो चाहे मल्टीपल स्टेप हो, पाथ पर डिपेंड करती नहीं है एंथैल्पी, किस पर डिपेंड करती है, स्टेट पर डिपेंड करती है। बट यहाँ तो पाथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो एंथैल्पी होगी या जो हीट होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये था बेटा हैश लॉ। कल इसके बेसिस पे बेटा हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि जो हैश लॉ है ये किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन था, एंथैल्पी ऑफ आपके पास हाइड्रेशन आता है। ठीक है, तो इन सभी में एप्लीकेबल होता है। इसके अकॉर्डिंग हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एंथैल्पी किसी भी केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो कल बेटा हम डिस्कस करेंगे इसके बेस पे न्यूमेरिकल। कल मिलते हैं, टेक केयर।